बच्चा पढ़ाई करता है नौकरी के लिए, ग्रेजुएशन करता है नौकरी के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है नौकरी के लिए, मगर सवाल यह है कि बिहार में नौकरी है क्या। आज हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देंगी पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं डॉक्टर प्रीति रानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट रही हैं। इन्होंने तमाम चीज़ों पर रिसर्च किया है, बहुत सारे अनुभव है। अभी फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है। देखना है, समझना है बिहार के मुद्दों को, अब बात करना है युवाओं की। आज सवाल इन तमाम चीज़ों के बीच में है। डॉक्टर प्रीति रानी से सवाल है, सीधा सवाल है कि नौकरी बिहार में है कहाँ। और जो मेरे सवाल हैं कि पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद, जहाँ लाखों बच्चे अपियर होते हैं, पोस्ट कम होता है, वैकेंसीज कम होती है, सरकार लॉलीपॉप घुमाती है, और फिर सवाल उठ जाता है कि नौकरी है कहाँ। प्रीति जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये विश्वास अपने आप में जगाना होगा और हमारे सरकार में भी जगाना होगा कि जो सरकार नीतियां बनाती है, जो सरकार हमारे लिए लॉज लेकर आती है, रेगुलेशन लेकर के आती है, वो हमारी बेहतरी के लिए लेकर आती है। लेकिन हर नीति में, हर रेगुलेशन में कुछ कमियां होती हैं, ये सरकार को भी एडमिट करने की जरूरत है। और छात्र या जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी ये देखने सुनने की जरूरत है। तो एक सबसे बड़ी कमी जो सरकारों के बीच में रही है वो ये है कि जब वो कोई नीति लेकर के आते हैं या किसी चीज के बारे में कुछ सुझाव देते हैं या कोई लॉ बनाते हैं, कोई रेगुलेशन लेकर के आते हैं, तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं, टीचर्स हैं, उनसे वो संवाद नहीं करते हैं। नालंदा कॉलेज में भी आपने बच्चों को पढ़ाया है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बड़ा जेन्युइन कि पढ़ाई के बाद असली समस्या एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, या अभी तो आप फेलोशिप कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि असली समस्या कहाँ पे है। असली समस्या अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ है छात्रों को क्लासरूम तक लेकर आने की। देखिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन गया। हमारे बिहार का जब हम बजट देखते हैं तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो एजुकेशन के ऊपर, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कई सारे स्कूल्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं। अभी फिलहाल हमारे यहाँ 211 डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र में रह रहे जो छात्र होते हैं वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कॉलेज या तो किसी शहर में होता है या किसी दूर दराज ब्लॉक में होता है, और हर ब्लॉक में होता भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सारे कदम उठाए गए हैं वो काफी सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन छात्रों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही बनती है कि वो क्लासरूम तक आए। जब तक वो क्लासरूम तक नहीं आएंगे तब तक वो एजुकेशन की सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। और जो भविष्य है, छात्रों के हाथ में हमारा भविष्य है, भारत का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, तो वो हम तय नहीं कर पाएंगे कि हमारा भविष्य आगे चल करके क्या बनेगा। मतलब डिग्री लेकर डोकोमो का सिम बेचेगा क्या बच्चा? सवाल ये है कि आप नालंदा कॉलेज, पटेल कॉलेज, या बिहार के जितने भी कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर आप मास्टर्स डिग्री दे रहे हैं, किस चीजों का? मैनेजमेंट का। बच्चा एमसीए कर रहा है, बच्चा एमबीए कर रहा है, डिग्री लेकर जा रहा है। नौकरी, मैं बार बार कर रहा हूँ कि नौकरी के लिए स्किल चाहिए और स्किल के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। तीनों चीजों पे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, एग्जीक्यूशन कहाँ है, और क्वालिटी वाले टीचर्स कहाँ है। सवाल मेरा ये है कि प्रोफेसर्स या टीचर्स, आप कहती हैं बच्चों को कि क्लासरूम तक पहुंच जाए, मगर डिग्री लेकर वो कहाँ तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ टीचर्स की जो कमी है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर छात्र क्लासरूम तक पहुंच भी जाएंगे, कॉलेज तक पहुंच भी जाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट बंद मिलता है, क्योंकि वहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक किसी अन्य काम में व्यस्त है। एक शिक्षक के ऊपर इतना प्रेशर है, जो वहाँ पे है अपॉइंटेड, उनके ऊपर इतना प्रेशर है, एग्जाम कराना है, कॉपी चेक कराना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा एक लेकर के आया गया है पॉलिसी, जिसके अंदर स्किल इन्हांसमेंट की बात की जाती है। एसईसी कोर्स है, एईसी कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट है, एबिलिटी इन्हांसमेंट है, वैल्यू एडेड एजुकेशन की बात की जाती है। तो वो पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, टीचर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए। आप आईआईएम के टीचर को नहीं बुलाते हैं क्योंकि पैसा बहुत लगेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है सरकार, आईआईएम या जो बड़े संस्थान हैं उस लेवल के लेक्चरर्स को क्यों नहीं बुलाते हैं? हाँ, आप जैसा कि मैंने बोला कि आपने बहुत अच्छी समस्या उठाई है, टीचरों की कमी। हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन में जो वैकेंसीज आई है, 2014-15 में वैकेंसी आई, उसके बाद आई 2018-19 में।
और अब शायद अब आने की संभावना है, जो कि बोला गया है कि 2026 में आएगा। ठीक तो है। ये जो इतने लंबे अंतराल के बाद आप वैकेंसीज निकालते हो, वो भी वैकेंसी इतनी कम होती है कि उस बीच में बहुत सारे टीचर्स रिटायर हो जाते हैं, तो कभी भी ऑप्टिमम जो टीचर्स का नंबर है वो नहीं पहुंच पाता। यहाँ बिहार में ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक एक टीचर के पास 250 बच्चे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 200-250 बच्चे हैं, तो वो एक टीचर उन 250 बच्चों को कैसे सिखा पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा। और वोकेशनल कोर्सेज जो आपने MBA की बात की, BBA की बात की, MCA की बात की, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप क्लासरूम के अंदर बंद करके आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं जब तक कि वो बाहर नहीं जाएंगे। किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये नहीं सीखेंगे। तो इन सारी चीजों की कमी बिल्कुल बिहार में है और इसको सुधार में लाने की जरूरत है, रेगुलर वैकेंसीज की जरूरत है। और क्या है ना कि बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रायल एंड एरर। जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो गवर्नमेंट ट्रायल एंड एरर करती है। 2014-15 में आया, वो किसी और रेगुलेशन के तहत लाया गया, उसमें कुछ और मानदंड रखे गए कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर टीचर्स का सिलेक्शन होगा। 2018-19 में कुछ और आया कि PhD को वेटेज दिया जाएगा। 2014-15 में नेट को वेटेज था, 10 के बाद जो भी थी उनको वेटेज दिया गया था। अब बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन लेंगे। तो जो आप ट्रायल एंड एरर इतना कर रहे हो कि अच्छा ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, 5 साल में हम इसको पूरा नहीं कर पाए तो हम कोई और नीति लाते हैं, कोई और नीति। तो इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था नहीं चलती है, रिक्रूटमेंट नहीं चलता है। आपको एक लाइन पे आना होगा, ये ट्रायल एंड एरर बिल्कुल नहीं है, कोई भी रिक्रूटमेंट ट्रायल एंड एरर नहीं होता है। अभी जो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है बिहार गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन का, जो शिक्षकों, जो हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स का की वैकेंसी लाई जा रही है, उसमें एज पहले 55 ईयर्स हुआ करता था मैक्सिमम एज लिमिट, जिसको कि घटा करके 43 ईयर्स कर दिया गया। पहले तो 40 था, फिर बाद में लोगों ने, बच्चों ने, छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उस पर क्वेश्चन किया तो उसको 43 कर दिया गया। लेकिन जो आप इस 6 साल 5 साल में वैकेंसीज को पूरा करते हैं, और वो भी पूरा नहीं होता, अभी तक जो 2018-19 की वैकेंसी है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इतने लंबे गैप के बाद अगर एस्पिरेंट्स जा रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वेट करते करते ही वो एज गुजर जाता है। जी जी, और पेपर लीक वाले शहजादा भी बिहार में ही मिल जाते हैं बहुत सारे। ये सारी जो समस्याएं हैं उनको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की जरूरत है। जो भी आप पॉलिसी लेकर के आते हो, जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करते हो, तो छात्रों को बिठा करके, शिक्षकों को बिठा करके, एस्पिरेंट्स को बिठा करके बात करने की जरूरत है। और उसके बाद ये कोचिंग का खर्चा अलग है, आप तैयारी अलग कर रहे हैं, माँ बाप पे आर्थिक बोझ अलग पड़ता है। तो जैसा भी मोदी जी ने कहा ना 15 अगस्त को कि हम ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे, नीट, जेई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर नेटवर्क के समस्या, डिवाइस खरीदो, ऐसे तमाम चीज संसाधन की बात होती है। अब देखिए, अब आपने बात किया कि बच्चों के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी सेट करना होगा। ये अकाउंटेबिलिटी किस किस को फिक्स करना होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ले देकर यही सरकारी, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये मानसिकता से हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते और सरकारी सपना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर एक तो सरकार की जो बात की, लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो पहले से एक्चुअली है। हमारे स्वयं जो कोर्स है, NPTEL का कोर्स है, उसमें जो भी IITs हैं, जितने भी IITs हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनके लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल है। लोगों, छात्रों को शायद अवेयरनेस की कमी है या वो इतना सर्च नहीं कर रहे हैं, तो उनको शायद पता नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें अभी भी है हमारे पास और उसको बेहतर करने की जरूरत है। कि जैसे कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लोग लाखों रुपए खर्च करके छात्र जाते हैं, वहां तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वैसा छात्र जिसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए या जो जा नहीं सकता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को छूटा हुआ महसूस करता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है कि हम उन बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। मतलब ब्रेन ड्रेन करवाइएगा, पलायन करवाइएगा टैलेंट का। बिल्कुल, तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं PM की चलो ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे। मेरा सवाल है कि भाई पलायन क्यों हो रहा है? अगर बिहार में 1 लाख बच्चा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं तो उनको आप इतना कैपेबल क्यों नहीं बना रहे कि वो सरकारी के साथ प्राइवेट नौकरी भी कर पाए? या बिहार में आप अपॉर्चुनिटीज ले देकर तो आप बिहार के बच्चों को बाहर ही बुला रहे हैं ना आपके। यहाँ बिहार की एक मानसिकता रही है और बहुत पहले से रही है कि गवर्नमेंट जॉब, यहाँ के पेरेंट्स बच्चों पे थोपते हैं कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तुम्हारा अगर 24 लाख का भी पैकेज है तो वो एट पार नहीं है। इसका कारण रहा है बिहार काफी गरीब रहा है शुरू से, जो भी कारणों से रहा हो। यहाँ पे घोटाला के बाद भी बिहार आपको गरीब लगता है कि इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो जाता है बिहार में? वही, खास करके शिक्षा के नाम पर बिल्डिंग्स 5 लाख के हैं, जर्जर स्थिति में 1 साल में पहुंच जाता है। रोड बनते हैं तो गड्ढे निकल आते हैं। आपको लगता है बिहार सच में इतना गरीब है?
यहाँ प्रॉब्लम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम्म। रिसोर्स तो है लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, लोगों के पास नहीं जा रहा है। रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर्स आर बिकमिंग पुअरर। तो हमारे पास ले दे करके हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किसी प्राइवेट फर्म में भी अगर आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ अब के सिचुएशन में ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और भी कुछ क्राइटेरिया, स्मार्टनेस होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका पर्सनालिटी उस तरीके से डेवलप नहीं हो सकता आप है। एक बहुत ही देखिए छोटा सा बात है, एक बच्चा 2 साल तक तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके मेहनत पानी में चले जाते हैं, बच्चा बराबर अटेम्प्ट्स करता रहता है, फिर उनके सपने टूट जाते हैं, फिर कोचिंग्स है, तमाम चीजें हैं। आखिर बच्चा बिहार का कहाँ जाएगा, कहाँ से नौकरी लेगा? सवाल ये कि इस पे चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे, और दूसरा आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है कि बच्चों को आप रोक पाए? इसका समाधान क्या है डॉक्टर प्रीति? आप तो डीयू में रही, जी, वहां से पढ़ाई किया आपने, तो बच्चों को आप कैपेबल क्यों नहीं बनाते? हाँ, वही यहाँ के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या प्राइमरी एजुकेशन ही है। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन को फिक्स कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेशक ध्यान दिया, बिल्डिंग्स बनाए हैं, लेकिन टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स हो वो इंश्योर नहीं कर पाए हैं अभी तक। टीआरई, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, तो उसमें अब स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी हमारा जो राज्य है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं या और भी कई सारे जो कि अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैं या टेरिटरीज हैं जो कि बहुत पहले से काफी डेवलप्ड रहे हैं, उसके मुकाबले बिहार का एजुकेशन अभी भी पीछे है। जो हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं, हमारे बिहार का 2021-22 में AISHE की रिपोर्ट है 17% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी पीछे है। इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि पहले से बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कम है ना? तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी, क्वालिटी टीचर्स तो लाने होंगे, प्राइमरी एजुकेशन को फिक्स करना होगा, हायर एजुकेशन को फिक्स करना होगा, तभी आप पलायन रोक सकते हैं, वरना बच्चे तो अच्छे अवसर के तलाश में बाहर जाएंगे। एक जेपी मूवमेंट हुआ था 74 में, आपको याद होगा, उसमें जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्या आपको लगता है बिहार में एक समान वाली शिक्षा है और सभी को ये शिक्षा मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक इंटरव्यू देखा, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो खुद बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहूंगा या बिहार के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहूंगा, मैं उसको बाहर भेजना चाहूंगा। तो जब जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उनकी मेंटालिटी ये है कि हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है या शिक्षा अच्छे से नहीं दी जा रही है। तो ये तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा, नो डाउट, कि आपको अच्छे से अच्छे सुविधाएं, अच्छे से अच्छे टीचर्स ला करके देनी है। बस पोशाक योजना वो एक ये इनिशिएटिव हो सकता है कि बच्चे स्कूल तक आए, लेकिन स्कूल में आकर के वो करेंगे क्या? आप जब तक उनको अच्छे टीचर्स नहीं, यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि काहे नहीं सीएम या जितने भी बड़े बड़े आईएएस हैं, जितने भी ऑफिसर्स, इसमें मैंडेटरी हो जाए कि हर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। तो प्राइवेट स्कूल को आप कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, प्रमोट भी करते हैं, अपने लोगों को आप नहीं भेजते हैं। एक भी आंदोलन जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, किसी बड़े लोगों के बच्चों को हमने नहीं देखा है। हमारा कहना है कि बिहार का बच्चा क्या करेगा, अपने हक के लिए बात करेगा या फिर बैठकर रोता रहेगा? समाधान क्या है प्रीति जी? आखिरी सवाल आपसे। ये तो समस्या है कि हमारे स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, लेकिन इसके लिए बस सरकार जिम्मेदार है, ये भी मैं नहीं कहूँगी। मैं भी नहीं मानता हूँ। इसके लिए वो टीचर्स भी जिम्मेदार है जो स्कूल में जाते हैं और 4-5 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है या पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। वो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को भेजते नहीं है, बस टिफिन टाइम हुआ तो भेज दिया या टिफिन टाइम तक रुके और बच्चे फिर वापस आ जाते हैं। तो वो सारे लोग जो इस एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व्ड हैं, वो बच्चे, वो पेरेंट्स, वो टीचर्स, वो सब उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी हमारी सरकार जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी हर किसी की है, हर किसी को अपना ड्यूटी अच्छे से करना है, तभी हम बिहार को या भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि किसी का बच्चा, हर किसी का बच्चा उसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो हम बात करते हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रगल करते हैं। हमारे पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेज उसके मुकाबले में कम है ना? तो इस चीज को एक समान स्तर पे लाने के लिए हमको कोशिश तो करनी होगी। इसके लिए हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जिम्मेवार तो हम भी नहीं मानते हैं। पंजाब में पेपर लीक हो गया, जिम्मेवार किसी को नहीं मानते हैं।
देश में पेपर लीक हो गया, किसी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। कर्नाटका में हो गया, किसी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। झारखंड में हो गया, किसी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। बिहार में हो गया, किसी को जिम्मेवार नहीं मानते, तो फिर माने किसको? नहीं, मैं बोल रही हूँ किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानना है। सरकार का ये रिएक्शन होना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये नहीं है कि हमने पेपर को रद्द कर दिया। ये कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? कोई बच्चा, अगर हम नीट की ही बात करते हैं, कोई बच्चा 1 साल तक किस प्रेशर में रह करके तैयारी की होगी उसने, उसके पेरेंट्स ने किस मुश्किल हालात में जो भी पैसे होंगे उसके लिए कोचिंग अफोर्ड किया। ये आप समझ रही है ना, बड़े हाकिम लोग समझ ले तो अच्छा है ना। बड़े हाकिम नहीं समझते ना। हाँ। तो सस्पेंड कर देंगे, फिर जेल भेज देंगे, फिर वापस आएगा, फिर पोस्टिंग्स हो जाती है। हम तो बार बार ये कर रहे हैं ना कि ये जो आज बच्चों का जो पलायन है, जो बच्चों की आंसू है, जो बच्चों का दर्द है, वो सरकार जिस दिन समझ जाएगी, सरकार चाहे किसी की भी, नेताओं का अपना एक कैरेक्टर है जो उसी के आसपास सब लोग हैं, मगर सवाल है मेरे बच्चे जो बिहार के भविष्य हैं, आखिर वो क्या करेंगे? एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों को जो पेपर लीक के लिए आगे आए हैं, दे शुड डेफिनेटली आस्क questions, they should definitely ask for the accountability, criticize the government. You have the right, you are educated, you have to criticize the government. साथ साथ उनको बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी तैयारी भी पूरे अच्छे तरीके से करते रहें, सरकार से सवाल पूछें और आगे जो भी होगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करनी है। पेपर लीक में कई सारे बच्चों ने नेशनल जो प्रॉपर्टी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया, तो इन सारी चीजों को थोड़ा साइड में रखते हैं। और बच्चे नहीं थे वो, तो हम सब जानते हैं कि वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो आकर के बच्चों के चीजों को खराब करना चाहते थे। तो बस आपको बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप छात्र हैं, आपको पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन भी पूछना है। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सिर्फ दायित्व नागरिकों का है कि वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए, नैतिकता के साथ जिए। और बाकी जो हमारे बड़े बड़े साहब हैं, हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं हो पाती। खैर चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चों को आंदोलन करना चाहिए था, बच्चों को अपने हक की बात करनी चाहिए थी, विरोध करना चाहिए। और सवाल हमेशा सत्ता से होता है, चाहे सत्ता किसी का हो। अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो हम सवाल उनसे पूछ रहे होते, अगर उस वक्त हम होते। मगर चलिए, इस समय जिनकी सरकार है उनसे पूछते हैं। अकाउंटेबिलिटी सबके लिए है, तो हमसे आपने बात किया, मगर फिर हम कहेंगे बिहार के भविष्य के लिए हम मुद्दा उठाते रहेंगे और फिर कहेंगे कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत